जय हिंद बच्चों। वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। बच्चों, आप लोगों को बता दें जो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये जो है इस पर मैंने 2 वीडियो पहले ही बना दिया है। पहले वीडियो में हम लोगों ने राजनीतिक शास्त्र, संविधान, सरकार और शासन के तरीकों के विषय में जान लिया है। उसके बाद लोकतंत्र और लोकतंत्र के प्रकार को समझ लिया है। ठीक है बच्चों, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था, आप लोगों को मालूम ही होगा। उसके बाद लोकतंत्र के केंद्र बिंदु को हम लोगों ने समझा था। सबसे बड़ा संविधान भारत का है, इसको देखा था। लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में जान लिया था। शासन कितने प्रकार के होते हैं, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, इसके बारे में जान लिया था। ठीक है बच्चों, सरकार के विभिन्न अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के विषय में भी पढ़ लिया हम लोगों ने पहले पार्ट में बच्चों। और सत्ता की साझेदारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में। और लोकतंत्र में द्वंद्ववाद को भी पहले वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया बच्चों। ये पूरा पहले वीडियो में हम लोगों ने क्लियरली समझ लिया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने सामाजिक भेदभाव और उसकी उत्पत्ति के कारण को भी पहले ही वीडियो में देखा है। ठीक है, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने जो है वह सामाजिक विभाजन और उसके निर्धारित तत्वों के बारे में जान लिया। और उसके बाद सामाजिक विभाजन में धर्म, लिंग और उसके भेद को, उसके स्वरूप को भी समझ लिया। वर्ण व्यवस्था को भी दूसरे वीडियो में बच्चों हम लोगों ने देख लिया, जो कि मनुस्मृति पर है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 प्रकार की थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद हम लोगों ने राजनीति में जाति के प्रभाव को भी बेहतर तरीके से समझ लिया है बच्चों। और इस तरह करते हुए ढेर सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पहले और दूसरे वीडियो में देख लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली जाइए और उस दोनों वीडियो को, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को बेहतर तरीके से देख लीजिए, थोड़ा इत्मीनान से समझिएगा बच्चों। मुझे उम्मीद है पूरा चैप्टर बेहतर तरीके से मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को बता दिया है। कहा जाए तो पूरा सिविक्स का बुक मेरा इस वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट करके लिखा हुआ मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, ये 2 वीडियो में। और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होने वाला है बच्चों। ये पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, इन 3 टॉपिक को समझेंगे। धर्म क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, राजनीति क्या है, और धर्म तथा सांप्रदायिकता का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो हमारे इस लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है उसका अंतिम वीडियो होने वाला है। इसके बाद मैं आप लोगों को जो इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और ये खत्म होने के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स का बच्चों। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग पूरे सोशल ग्रुप एसएसटी को देखने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, हमारे वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिल रही हो, तो इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा हो बच्चों, तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिए बच्चों, इससे टाइमली मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक या शेयर करते हैं तो बच्चों आपको कोई लॉस नहीं होता, उल्टे आपको फायदा ही होगा बच्चों। लेकिन इससे हम लोगों का हौसला अफजाई होता है, हम लोगों को थोड़ा सा एनर्जेटिक होता है, क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाए हैं वो वीडियो कितना अच्छा बना है ये डिपेंड करता है आपके लाइक और सब्सक्राइब पर बच्चों। तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चे। तो चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक को लेते हैं हम लोग बच्चों। तो ये जो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग इन 3 मुद्दों को पढ़ने वाले हैं बच्चों: धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। तो देखिए, याद रखिएगा, भारत ही सारे विश्व में धर्म पर आधारित विभाजन देखने
भारत में ये मिस हो गया बच्चों, नहीं मिस नहीं हुआ है, ये लिखने का तरीका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ भारत ही नहीं, यहाँ नहीं लिखाएगा, भारत ही नहीं सारे विश्व में धर्म पर आधारित विभाजन देखने को मिलता है बच्चों। ये मत समझिएगा कि धर्म जो है, धर्म के आधार पर भेदभाव और पॉलिटिक्स केवल इंडिया में होती है बच्चों, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग बात करें आयरलैंड का, हम लोग जानते हैं आयरलैंड में जो ईसाई धर्म है वो दो भागों में बटा हुआ है, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और इन दोनों के बीच प्राय विवाद होते रहता है। जैसे हमारे यहाँ हायर बैकवर्ड में विवाद होता है, वैसे आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच लगभग विभाजन हो चुका है और ये विवाद हमेशा होते रहता है। यानी आयरलैंड का पॉलिटिक्स ही डिपेंड करता है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट पर, समझे बच्चों। भारत में हिंदू धर्म में भी देख लीजिएगा, अगर आप लोग गौर करिएगा तो हिंदू धर्म में बहुत आदमी शैव परंपरा को मानते हैं, बहुत आदमी वैष्णव परंपरा को मानते हैं, बहुत आदमी कबीर के विचारधारा को मानते हैं, बहुत आदमी जैनी है, बहुत आदमी बौद्धिस्ट है, ठीक है। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं भारत में विभाजन देखने को मिलता है। शैव परंपरा वाले लोग शिव को महत्व देते हैं, तो वैष्णव परंपरा वाले लोग विष्णु को महत्व देते हैं, कबीर पंथी लोग कबीर को महत्व देते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से क्लियर विभाजन जो है हिंदू धर्म में भी विचारधाराओं के रूप से देखने को मिलता है बच्चों। ऐसी बात नहीं है कि ये विभाजन केवल और केवल इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड वाइज हर देश में। जैसे आप चले जाइए श्रीलंका में, तो वहां आप देखिएगा तमिलों में और सिंगली के बीच अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। गांधी जी ने एक बार कहा था स्पष्ट रूप से कि क्या कहा था उन्होंने कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी जी का कहना था कि धर्म को हम लोग राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये मत मान लीजिएगा कि गांधी जी ये कह रहे थे कि हिंदू और इस्लाम धर्म के आधार पर राजनीति होनी चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हिंदू और इस्लाम धर्म के आधार पर राजनीति की जाए, राजनीति की जाए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि गांधी जी ने जैसे कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये आप बच्चों मत समझ लीजिएगा कि जो राजनीति है वह हिंदू और मुसलमान के आधार पर या हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के आधार पर किया जाए, ऐसा कोई बात नहीं था। गांधी जी का कहना था कि धर्म जो है, धर्म के कारण लोगों के अंदर नैतिकता आती है। यानी आपके अंदर अच्छा गुण, अच्छा विचार, अच्छी भावना, ये सब कौन बताता है बच्चों? धर्म बताता है। इसीलिए अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं बच्चों, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर नैतिकता आएगा, आपके अंदर कल्चर आएगा बच्चों, आप एक सही सोच और सही दिशा की ओर जाइएगा। इसीलिए निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि धर्म जो है उसका आधार ही, धर्म को ही राजनीति का आधार माना है गांधी जी ने। उनका कहना है कि धार्मिक व्यक्ति अगर राजनीति करता है तो उसके अंदर नैतिकता रहेगी, कल्चर रहेगा, और वह कहीं ना कहीं कुछ गलत करने से डरेगा। इसीलिए धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए, धर्म को राजनीति के साथ रखनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर कल्चर आए, नैतिकता है और व्यक्ति सही दिशा में काम करे, ठीक है बच्चों। इंडिया में बच्चों, भारत में एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि सांप्रदायिक दंगे का सबसे बड़ा शिकार अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी होते हैं, ठीक है बच्चों। जो अल्पसंख्यक होते हैं कोई भी किसी भी देश का, भारत ही नहीं, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम हो, अब बहुसंख्यक का मतलब होता है बच्चों जिनकी संख्या ज्यादा हो। तो एक रिपोर्ट है जो बताता है कि भारत में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं बच्चों, उस सांप्रदायिक दंगे का सबसे बड़ा शिकार अल्पसंख्यक है। और ये रिपोर्ट भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड लागू होता है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनकी संख्या कम होती है, और वही जो है कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे के शिकार होते हैं और उन पर ही ज्यादातर अत्याचार होता है। भारत का एक सर्वे स्पष्ट रूप से बताता है कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिक दंगे के ज्यादा शिकार होते हैं, उनको ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और ये बात मान के चलिए कि अल्पसंख्यकों को नुकसान भारत में ही नहीं बल्कि हर देश में जिसकी संख्या कम होती है वही दबाए जाते हैं, उन्हीं को दबकर रहना पड़ता है। महिला आंदोलन भी यह स्पष्ट करना चाहती है कि सभी धर्म में पारिवारिक कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। देखिए, धर्म में महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं, धर्म के आधार पर महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं, और ये
जो महिला है वह महिला हमेशा इसलिए विरोध करती है क्योंकि उनको ये पता चलता है कि जो कानून बना है, जो धार्मिक धर्म जो है, वह कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ भी भेदभाव करता है। महिलाओं को धर्म के अनुसार काफी कम अधिकार दिए गए हैं, ज्यादातर से ज्यादा अधिकार पुरुषों के पास है, और इसी अधिकार को लेकर समय समय पर महिला भी आंदोलन करती रही है। तो ये बात कुछ चीजें हम लोगों को हमारे बुक से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आया है, जिसको हम लोगों ने समझा बच्चों। लेकिन अभी जो टॉपिक समझ में आ रहा है बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई टॉपिक है, सांप्रदायिकता। तो देखिए सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है। देखिए सभी व्यक्ति को इंडिया में अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, सब अपना अपना धर्म मान सकते हैं। लेकिन अगर कभी किसी व्यक्ति की धार्मिक विचारधारा खूब अधिक हो जाए, यानी वो व्यक्ति जो है अपने धर्म को महान समझने लगे और दूसरे के धर्म को तुच्छ और छोटा समझने लगे और दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाने लगे, तो यही स्थिति होती है बच्चों सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब होता है अपने धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ मानना, बड़ा मानना और खुलेआम दूसरे के धर्म का विरोध करना। यानी कहने का मतलब होता है सांप्रदायिकता एक ऐसी भावना है जो धर्म के आधार पर लोगों का विभाजन करती है। सांप्रदायिकता के कारण ही धर्म के आधार पर बच्चों लोगों का विभाजन होता है। जब दो या दो से अधिक धार्मिक और जातीय समुदायों के बीच मतभेद और टकराव होता है तो इसको सांप्रदायिकता कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक धार्मिक और जातीय समुदाय के बीच, यानी दो या दो से अधिक धर्म के बीच, दो या दो से अधिक जाति के बीच जब टकराव की स्थिति पैदा होती है, जब भेदभाव की स्थिति पैदा होती है, मतभेद पैदा होता है, तो यह स्थिति सांप्रदायिकता कहलाती है बच्चों। यानी दो या दो से अधिक जातीय समुदाय के बीच भेदभाव होना बच्चों या टकराव होना ही सांप्रदायिकता है। और कभी कभी याद रखिएगा, धर्म के नाम पर जब हिंसात्मक घटना घटने लगती है, यानी धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं बच्चों, तो लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, तो इसे सांप्रदायिक दंगा कहते हैं। जब लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे के साथ हिंसात्मक घटनाएं घटने लगे, ठीक है, तो उसको हम सांप्रदायिक दंगा कहेंगे। यानी धर्म के नाम पर अगर किसी क्षेत्र में लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं, तो उसको सांप्रदायिक दंगा का नाम दिया जाता है। यानी क्लियर हो क्या? सांप्रदायिकता का मतलब होता है अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे के धर्म को तुच्छ मानना, छोटा मानना। और अगर धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर मतभेद होता है, टकराव होता है, तो यह स्थिति सांप्रदायिकता कहलाती है बच्चों। और जब धर्म के आधार पर दंगे होने लगे, हिंसात्मक घटनाएं घटने लगे, लोगों की जान जाने लगे, तो वह स्थिति कहलाती है सांप्रदायिक दंगा। ठीक है बच्चों, सांप्रदायिकता में धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सांप्रदायिकता का मतलब होता है राष्ट्र ही धर्म, राष्ट्र को बनाने वाला धर्म है, ऐसा मान लिया जाता है। सांप्रदायिक लोग मानते हैं कि धर्म ही राष्ट्र का निर्माण करता है और वे धर्म को आधार मानकर अपनी क्रियाओं को महत्व देने लगते हैं। यानी सांप्रदायिक व्यक्ति जो है उनके लिए सर्वोपरि धर्म होता है, यानी वो देश से भी बड़ा धर्म को मानने लगते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक दल भी किसी विशेष धर्म का पक्ष लेने लगती है। सांप्रदायिकता में पॉलिटिकल पार्टी जो होती है बच्चों, वह भी किसी ना किसी विशेष धर्म का पक्ष लेने लगती है, किसी विशेष धर्म को वैल्यू देने लगती है और उसी धर्म के आधार पर वह क्रियाएं करती है। यानी किसी विशेष धर्म के लोग दूसरे धर्म के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सांप्रदायिकता। यानी कुछ चीजों को याद रखिएगा, धर्म के नाम पर दंगा होने लगे तो सांप्रदायिक दंगा। और सांप्रदायिकता में धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, यह मान लिया जाता है कि राष्ट्र को बनाने वाला धर्म है, धर्म के आधार पर ही राष्ट्र का निर्माण होता है बच्चों। और याद रखिएगा, सांप्रदायिकता में कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी एक विशेष धर्म को ही वैल्यू देने लगते हैं, जैसा कि सिंगली और तमिल को देख लीजिए। श्रीलंका में पॉलिटिकल पार्टियां सिंगली समुदाय को ही महत्व देती है, तमिलों को कोई महत्व नहीं देती है। और याद रखिएगा, सांप्रदायिकता में कोई विशेष धर्म के लोग जो है दूसरे धर्म के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और दूसरे धर्म के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते हैं। सांप्रदायिकता की भावना में लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और दूसरे धर्म को महत्व नहीं देते। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सांप्रदायिकता के लिए जरूरी है। यानी अपने धर्म को बड़ा मानना, राजनीतिक दल के द्वारा भी विशेष धर्म को महत्व दिया जाना,
ठीक है, दूसरे के धर्म के खिलाफ मोर्चा खोल देना, दूसरे धर्म की बुराई शुरू कर देना, दूसरे धर्म के लोगों को मारने लगना, उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देना, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को दर्शाती है। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। और इसमें मैंने एक चीज नहीं बनाया है, नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूं, वो याद रखिएगा। वो चीज है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्षता को भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? जब कोई देश, कोई राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करे। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना, धर्म के आधार पर जब भेदभाव नहीं हो, सभी धर्म समान हो, तो ये स्थिति क्या कहलाती है बच्चों? सांप्रदायिकता कहलाती है, सॉरी धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी लोगों के, सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म मानने की छूट होगी। ठीक है बच्चों, सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म मानने की छूट होगी, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का छूट होगा बच्चों, लेकिन दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। यही भावना धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। और भारत जो है बच्चों एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि भारत में सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन वो किसी भी हाल में दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते बच्चों। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं राजनीति में सांप्रदायिकता का स्वरूप क्या है। पॉलिटिक्स में सांप्रदायिकता का स्वरूप क्या? तो देखिएगा, आज के डेट में बच्चों पॉलिटिक्स भी, राजनीति भी धर्म और सांप्रदायिकता पर ही डिपेंड करने लगता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वह किसी विशेष धर्म का सहारा लेकर अपनी जीत को हासिल करना चाहती है। यानी कहीं ना कहीं वह एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ उकसाती है, ताकि वह विशेष धर्म के लोग उनके सपोर्ट में वोटिंग करें। तो राजनीति में भी धर्म का आगमन या समागम हो चुका है बच्चों। धर्म के आधार पर भेदभाव और पॉलिटिक्स होना शुरू हो गया है। शुरू, ये पुरानी चीज है, कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है। और हर देश में ये चीज, ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में ही धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स होता है। हर जगह पॉलिटिक्स धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर होता ही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो सांप्रदायिकता की सोच पर आए अपनी धार्मिक समुदायों की राजनीति में बरकरार रखना चाहते हैं। देखिए, जो सांप्रदायिक व्यक्ति होते हैं ना बच्चों, उनका सोच होता है कि उनका धर्म को पॉलिटिक्स में मजबूती मिले। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म के लोगों का सोच होगा कि हिंदू धर्म का पॉलिटिक्स में मजबूती बढ़े, MP MLA वगैरह हिंदू में हो। तो इस्लाम के लोग का सोच होगा कि इस्लाम धर्म के लोगों को पॉलिटिक्स में जगह मिले। ठीक है बच्चों। और बहुसंख्यक के समुदाय जो होते हैं, जो बहुसंख्यक समुदाय होते हैं, वो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, बहुसंख्यक समुदाय चाहते हैं कि उनकी स्थिति मजबूत हो, क्योंकि वह चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, सरकार हमारे हित में सोचे, हमारी भलाई के लिए सोचे, ये बहुसंख्यक समुदाय का सोच होता है बच्चों। तो वो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए श्रीलंका में 1956 में सिंगली भाषा को राजभाषा बना दिया गया। इसलिए बना दिया गया क्योंकि सिंगली भाषा के लोग क्या है, अधिक संख्या में श्रीलंका में लगभग 80 से 90 के बीच सिंगली समुदाय के लोग हैं। ठीक है बच्चों, सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं। इसलिए इनके भाषा को 1956 में सिंगली जो भाषा है उसको श्रीलंका की राजभाषा बना दी गई है, जो कि आज श्रीलंका की राजभाषा सिंगली भाषा है बच्चों। और इतना ही नहीं, सिंगली भाषा बोलने वाले ज्यादातर लोग श्रीलंका में बौद्ध धर्म के हैं। इसलिए बौद्ध धर्म के लोगों को, अर्थात सिंगली लोगों का, यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में भी महत्व दिया जाने लगा है। सरकारी नौकरी में भी बौद्ध धर्म के लोगों को और सिंगली भाषा के बोलने वाले लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ज्यादा नौकरियां दी जाती है। तो देखिए, ऐसा श्रीलंका में इसलिए होता है ताकि सिंगली भाषा के लोग सरकार से खुश रहे और उसको वोट करें, क्योंकि वो ये जानते हैं कि तमिल भाषा के लोगों के वोट से वो अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। सरकार तभी बनेगी जब सिंगली समुदाय के लोग उनको सपोर्ट करेंगे। इसलिए जो भी राजनीतिक पार्टियां आती है, सब कहीं ना कहीं सिंगली समुदाय के लोगों के पक्ष में राजनीतिक नीतियां बनाती है और सिंगली समुदाय के लोगों के पक्ष में कानून बनाती है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है, सरकारी नौकरियों में उनको जगह देती है, और तमिलों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है। तुष्टीकरण की नीति का मतलब होता है कि अपने फायदे के लिए किसी को भी खुश कर देना, चाहे दूसरे को नुकसान पहुंचे या कुछ हो, इससे कोई लेना देना
नहीं है। जैसे कि श्रीलंका की गवर्नमेंट कर रही है अपने फायदे के लिए, सिंगली समुदाय के लोगों को खुश कर रही है। भले सिंगली समुदाय के लोग तमिलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो राजनीति भी बच्चों, पॉलिटिक्स भी सांप्रदायिकता से अछूता नहीं है बच्चों। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका है, जहां 1956 में सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया है बच्चों। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सांप्रदायिकता के नाम पर लोग राजनीतिक गोलबंदी भी कर रहा है। ठीक है, धर्म के नाम पर आप देखिएगा चुनाव के समय विशेष धर्म के लोग जो हैं वह अपने धर्म के धार्मिक गुरुओं को, धार्मिक गुरु और धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, धार्मिक गुरुओं को बुलाते हैं, धार्मिक गुरु का यूज करते हैं, धार्मिक प्रतीकों का यूज करते हैं, और ये यूज करके लोगों के बीच धार्मिक गुरु के द्वारा भाषण दिलवाते हैं, धार्मिक चिन्हों का यूज करके लोगों को अपने धर्म की ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि धर्म जो है वो लोगों की भावनाओं से जुड़ा रहता है, तो इनका प्रयोग करके भावात्मक रूप से लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिएगा, जब भी इलेक्शन होगा, जब भी चुनाव होगा, तो जो विशेष धर्म के लोग होते हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए धर्म गुरुओं को बुलाते हैं। किनको बुलाते हैं बच्चों? धर्म गुरुओं को बुलाते हैं, और धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करके लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, अब सांप्रदायिकता की भयानक, तो मिस्टेक हो गया बच्चे लिखने में, सांप्रदायिकता का भयानक रूप तब देखने को मिलता है जब धर्म के नाम पर हिंसात्मक घटनाएं घटने लगी, जब धर्म के नाम पर लोग लड़ने लगे, जब धर्म के नाम पर लोग जो है एक दूसरे की हत्याएं करने लगे, कई तरह की हिंसात्मक घटनाएं घटने लगे, दंगा और नरसंहार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब हम लोगों को समझ में आता है कि ये जो सांप्रदायिकता है यह कितना नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, धर्म के नाम पर जब हिंसात्मक घटनाएं घटने लगे, दंगे होने लगे, लोगों को मारा जाने लगे, हत्याएं होने लगे, ये भयानक रूप उत्पन्न हो जाता है कब? जब लोग अपने धर्म को सबसे बड़ा और दूसरे धर्म को तुच्छ समझने लगे, और दूसरे धर्म के लोगों की बुराई उनके मुंह के सामने करने लगे, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे। तो ऐसी स्थिति में दंगे होने लगती है, जिसको हम लोग सांप्रदायिक दंगा कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार कहीं ना कहीं जो धर्म है बच्चों वो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं, जिसमें हम लोग समझते हैं धर्मनिरपेक्ष शासन जो होता है बच्चों, ये धर्मनिरपेक्ष शासन और उसकी अवधारणा, धर्मनिरपेक्ष शासन और उसकी अवधारणा को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि भारत में सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, अपने अपने धर्म को का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि हम किसी दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, यानी हमें दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए अपने धर्म के प्रचार प्रसार की हर संभव कोशिश करनी है। तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बोला गया है, और हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। संविधान में इस तरह से हमारा संविधान लिखा गया बच्चों कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में देखा जाए, यानी कहीं ना कहीं भारत के संविधान में पूर्ण रूप से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की कोशिश की गई है बच्चों। कैसे किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं घोषित किया गया है, यानी भारत का राजकीय धर्म कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, जैसे पाकिस्तान देख लीजिए, एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, अगर आप लोग श्रीलंका में जाते हैं तो सिंगली समुदाय और बौद्ध धर्म के लोगों को महत्व दिया गया है, लेकिन इंडिया में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। इंडिया में सभी धर्म के लोग जो है समान है, और सभी धर्म संविधान में समान स्थान दिया गया सभी धर्मों को बच्चों। दूसरी बात क्या है? संविधान में हर धर्म को स्वतंत्रता दी गई है, वह धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए बिना यह काम करना होगा। यानी भारत का संविधान में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं कहा गया है, और संविधान में हर नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। ठीक है, लेकिन दूसरे धर्म को कोई नुकसान
नहीं पहुंचा, दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए बिना वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके अलावा संविधान में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया बच्चों। संविधान में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। संविधान में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए समान अधिकार है। सबको समान अधिकार दिया गया है। कानून की नजर में सब समान है। और अपराध अगर संविधान में लिखा गया अपराध का नियम, तो चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, अपराध के लिए सेम कानून देने का, सेम सजा देने का प्रावधान है बच्चों। यानी कोई धर्म के आधार पर इंडियन संविधान, भारतीय संविधान में भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। यानी धर्म के आधार पर हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। हम लोगों ने देख लिया बच्चों कुछ चीजों को, सांप्रदायिकता के स्वरूप को भी समझ लिया हम लोगों ने बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सांप्रदायिकता क्या है इसको भी बेहतर तरीके से समझ लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सांप्रदायिकता के स्वरूप को तो समझ लिया, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को भी समझ लिया बच्चों कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में सभी कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है। हर नागरिक को अपना धर्म मानने का अधिकार, उसके प्रचार प्रसार का अधिकार है, लेकिन दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए बिना। और संविधान में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यानी कहीं ना कहीं भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की पूरी कोशिश भारतीय संविधान में की गई है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कुछ चीजें देखते हैं, वह है लैंगिक मसले पर राजनीतिक। लैंगिक मसला मतलब होता है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता, लैंगिक मतलब होता है लिंग के आधार पर असमानता, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर जब भेदभाव होता है, महिला और पुरुष के आधार पर जब भेदभाव होता है, तो इसको हम लोग लैंगिक भेदभाव या लैंगिक असमानता कहते हैं। लड़के लड़की के बीच भेदभाव करना आज अपने समाज में देख लीजिए, स्त्रियों के साथ कई तरह की पाबंदियां, लड़कियों के साथ कई तरह की पाबंदियां। शाम को पढ़ने नहीं जाना है विद्यालय या ट्यूशन, घर से बाहर शाम को नहीं निकलना है, बाहर बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। हालांकि अभी ये सारी चीजें घटी है, फिर भी अभी भी हमारे परिवार में लड़के लड़की के बीच भेदभाव साफ देखने को मिलता है। और इसी भेदभाव को हम लोग कहते हैं बच्चों लैंगिक भेदभाव। क्या कहते हैं बच्चों? लैंगिक भेदभाव। और लैंगिक भेदभाव के कारण हमारा इंडियन पॉलिटिक्स प्रभावित होता है, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती है। तो हम लोग लैंगिक भेदभाव को समझ ही लिए, यानी लिंग के आधार पर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर जो समाज में भेदभाव होता है बच्चों, उसको हम लोग लैंगिक भेदभाव कहते हैं। और भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। भारतीय समाज में लड़का और लड़कियों के बीच भेदभाव देखने को मिलता है बच्चों। आज भी देखिएगा, गार्जियन जो है वो लड़के की चाहत ज्यादा लगते हैं, बेटे की चाहत ज्यादा रखते हैं। बेटे को इंजीनियर डॉक्टर पढ़ाने के लिए पैसे भी खर्च करते हैं, और बेटियों के पीछे उनका लगाव होता है बच्चों, गार्जियन का लगाव होता है, लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहते हैं, बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते। बहुत सारे गार्जियन बेटी पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बेटियों पे कई तरह की पाबंदी होती है। ऐसा हर समाज में, खास करके भारत में देखने को मिलता है। इसी को हम लोग लैंगिक भेदभाव कहते हैं बच्चों। यहाँ तक कि उनके पालन पोषण में भी भेदभाव देखने को मिलता है। माँ पालन पोषण में, खान पान में भी लड़के और लड़कियों में कई परिवारों में भेदभाव आप देखिएगा। लड़के पे विशेष ध्यान दिया जाता है और लड़कियों पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि काम काज के बारे में बात करें तो घरों के अंदर की काम, सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, ये सारे काम महिलाओं को दे दिए गए हैं, और घर के बाहर के काम पुरुषों को दे दिए गए हैं। हालांकि आप देखिएगा मर्द भी खाना बनाते हैं, आप लोग देखिएगा होटलों में मर्द भी बर्तन साफ करते हैं, होटलों में करते हैं ना बच्चों, लेकिन उनको उन काम के लिए पैसा मिलता है, इसीलिए उस काम का वैल्यू होता है, उस काम को महत्व समाज देने लगता है। अगर यही बर्तन मांजने का काम या यही खाना बनाने का काम पुरुष घर में करे तो उसकी अवहेलना होगी, बोलेगा उसमें स्त्रीत्व आ गया है, उसमें महिला का गुण आ गया है, वो औरत बनते जा रहा है। ऐसी कई तरह की बातें समाज के लोगों द्वारा कही जाने लगती है। लेकिन वही मर्द अगर खाना होटलों में बनाए, बर्तन साफ होटलों में करे, तो उससे पैसा मिलेगी, तो वहां पर कोई बात नहीं कहेंगे। लेकिन मर्द अगर घर में खाना बनाएंगे तो उस पर बहुत ज्यादा प्रश्न उठने लगता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप कमेंट करिए
कि आपके घर में कौन से मर्द है जो घर में खाना बनाते हैं? याद है आपने समाज में किसी मर्द को घर में खाना बनाते हुए देखा है? देखिए, घर में खाना बनाना मर्द का बुरा बात नहीं है, मेरे अंदर से बना सकते हो वो। आपको टाइम मिले, इंटरेस्ट से बनाइए, रुचि लीजिए उसमें। इससे आपके परिवार की जो लेडीज होती है, जो महिलाएं होती है, उनको थोड़ा अच्छा फील होता है बच्चों। तो मौका मिलने पर घर में खाना कभी कभार बनाइए, ठीक है? इस चीजों को बहुत गौर मत करिए कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन समाज में ये देखने को मिलता है, इसीलिए मुझे ये बताना जरूरी था आप लोगों को बच्चों, ठीक है? अगर हम लोग बात करें, फिर भी आधुनिक दौर में महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है बच्चों। आज महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में महिला आज प्लेन महिला उड़ाती है, ठीक है? आप अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, जो विंग कमांडो थी वो महिला थी, क्या तो नाम था, भुला रहे हैं हम। उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको सफल बनाया था, कोई कौशल बोल के थी शायद, कोई महिला थी, ठीक है? तो महिला आज प्लेन उड़ा रही है, महिला आज फौज में है, महिला आज पुलिस में है, महिला जुडिशरी डिपार्टमेंट में है, महिला जज है, एसडीओ है, डीएम है, आईपीएस आईएएस है। तो महिला हर क्षेत्र में है, फिर भी महिलाओं की स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है जितनी होनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है बच्चों। याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र में 40% महिलाओं का योगदान है। 40% महिलाएं, 100 में से 40 महिलाएं बच्चों आज खेती करती है, ठीक है बच्चों? अगर हम लोग बात करें कुल पुलिस पुरुष कामगारों में, अगर मान लीजिए 100 पुरुष लेबर का काम करते हैं, तो उनमें 53 पुरुष जो हैं आज के डेट में खेती में लगे हैं। लेकिन अगर 100 महिला काम कर रही है तो उसमें 75% यानी 25 महिलाएं खेती में काम कर रही है। यानी कहीं ना कहीं खेती में काम करने में पुरुषों के बनस्पत महिलाओं की संख्या परसेंटेज ज्यादा है। लगभग 53% टोटल जो कामगार मजदूर है उनमें 63% पुरुष जो है वह खेती करते हैं, और टोटल कामगार महिला मजदूर में 75% महिलाएं जो है वह खेतों में काम करती है। ये सर्वे बताता है हम लोगों को कि खेतों में काम करने वाले महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है परसेंटेज के मामले में। अगर आप ग्रामीण इलाकों में देखिएगा तो ग्रामीण इलाकों में 85% तक महिलाएं खेतों में खेती के काम में लगी हुई है, चाहे वह धान काटना हो, चाहे धान मलना हो, चाहे उस धान से चावल निकालना हो, इन सब क्रियाओं को ले टोटल क्रिया में 25% महिलाएं आज भी भारत में, 85% महिलाएं गांव की महिलाएं आज भी भारत में खेती काम में लगी हुई है बच्चों। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन सब के बाद, भारत की तस्वीर अभी इतनी अच्छी नहीं है बच्चों। यानी भारत में अभी उतना बेहतर तरीके से सुधार नहीं हुआ महिलाओं का। आज भी भारत का समाज जो पुरुष प्रधान है, पुरुषों को वैल्यू दिया जाता है, कोई भी काम के लिए पुरुषों को बुलाया जाता है, महिलाओं को नहीं बुलाया जाता, और महिलाओं के साथ आज भी समाज में भेदभाव होता है। और उस चीज को हम निम्न उदाहरणों द्वारा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। क्या देखिए, अगर हम लोग बात करें महिलाओं में साक्षरता दर की बात करें तो आज भी मात्र 54% महिला साक्षर है, जबकि पुरुषों में 76% पुरुष साक्षर है बच्चों। देखिए, ये परसेंटेज हर साल चेंज होती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगर हम बात करें औसतन एजुकेशन में तो आप देख लीजिएगा 54% ही महिला एजुकेटेड है, पुरुषों में 76% पुरुष जो है एजुकेटेड है। आप कई क्षेत्र में देखिएगा, कई जगह महिला अव्वल नंबर ला रही है, टॉपर कर रही है, महिलाएं टॉपर कर रही है, फिर भी उन महिलाओं पर जो कि टॉपर कर रही है, परिवार के लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जो महिला टॉपर कर हुई, लड़का टॉपर करता है तो उसको पढ़ने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता भेज देते हैं, लेकिन महिला टॉपर करती है फिर भी उसको घर में ही रखकर पढ़ाते हैं। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से भेदभाव हमारे समाज में देखने को मिलता है। अच्छा, महिला पढ़ेगी कम, हायर एजुकेशन कम प्राप्त करेगी महिला, तो निश्चित तौर पर ऊंचे पद पर उनको नौकरियां भी कम मिलेगी। ऊंचे पद पर नौकरी प्राप्त करने के लिए हम लोगों में हायर एजुकेशन का होना जरूरी है। तो महिला अव्वल होने के बाद भी उनको ऊंचा एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है बच्चों, जिसके कारण आज भी ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या काफी कम है। एक आंकड़ा बताता है कि रोजाना महिलाएं जो है 7.5 घंटे काम करते हैं, 7.5 घंटे से ज्यादा काम करती है, अब पुरुष 6 घंटे ही काम करते हैं, ठीक है बच्चों? लेकिन ये जो पुरुष के काम है, इनसे हम लोगों को इनकम प्राप्त होता है।
आमदनी प्राप्त होता है, मजदूरी मिलता है। महिला जो घर का काम करती है उससे उनको मजदूरी नहीं मिलता है बच्चों, आमदनी नहीं होती है। इसीलिए पुरुषों के काम को महत्व दिया जाता है, वो दिखाई देता है। ठीक है, हालांकि अगर सर्वे करेगा, महिला घर में खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, बर्तन मांजती है, बच्चों को देखती है, आपके परिवार को देखती है, ठीक है, तो औसतन 1 महीना 7.5 घंटा डेली काम करती है। जबकि पुरुष को ऑफिस वर्क करता है तो पुरुष 6 घंटे के आसपास ही काम करते हैं, ये एक सर्वे बताता है। लेकिन पुरुषों के इस 6 घंटे के काम के बदले इनकम मिलती है, मजदूरी मिलती है, आमदनी होती है, पैसे मिलते हैं, मंथली मिलता है, इसलिए वो काम दिखाई देता है, उनको वैल्यू दिया जाता है। लेकिन महिला जो घरों का काम करती है उसके लिए उनको कुछ नहीं मिलता है, इसलिए इसको महत्व नहीं दिया जाता है। और आज भी देखिएगा, माता पिता को लड़कों की इच्छा होती है बच्चों, वो चाहते हैं, किसी परिवार में 2 बेटे हैं तो ये इच्छा नहीं है कि एक बेटी हो जाए, लेकिन किसी परिवार में 2 बेटियां हैं तो ये इच्छा है कि एक बेटा हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हर परिवार में माता पिता की इच्छा होती है कि एक लड़का हो, और इसी चाहत में भ्रूण हत्या होने लगती है बच्चों। भ्रूण हत्या का मतलब होता है गर्भ में ही लिंग का पता लगाकर उसको मार देना, भ्रूण हत्या कहलाता है। जिस परिवार में 2 4 5 लड़कियां हो गई है तो उसके बाद, हालांकि हमारे देश में जो अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा गर्भ में बच्चों की जांच की जाती है वह गैर कानूनी है, फिर भी चोरी छिपे अपने देश में भी ढेर सारे ऐसे जांच होते हैं बच्चे। और अगर लड़की होती है तो गर्भ में ही उसको मरवा दिया जाता है, क्योंकि पहले से अगर 2 3 बेटियां, एक बेटी भी है ना बच्चों, तो दूसरा वो बेटे की इच्छा करेंगे। लेकिन एक बेटा तो दूसरा बेटी हो, ये कोई जरूरी इसकी कोई इच्छा नहीं रहती है, दूसरा बेटा हो जाए तो उनके लिए और अच्छा है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर एक बेटी है तो वो दूसरा बेटा हो, ऐसी चाहत में चोरी छिपे पैसे देकर बच्चे का लिंग पता लगाकर गर्भ में ही उसको मरवा डालते हैं बच्चों, जो कि एक बहुत बड़ा जघन्य पाप है। और इसी को हम लोग कहते हैं भ्रूण हत्या, जो मैंने यहाँ लिख के आप लोगों को समझा दिया है कि गर्भ में ही लिंग का पता लगाकर लड़की होने पर उसको मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है, या ऐसे भी मार देना, गर्भ में ही बच्चे को मारना भ्रूण हत्या कहलाता है। ठीक है, तो जनरली भ्रूण हत्या की जाती है लड़की होने पर, लड़का होने पर कोई नहीं मारेगा। कहा जाता है कि लड़का घी का लड्डू है, घी का लड्डू टेढ़ो भला होता है, भले वो बुढ़ापा में माँ बाप को तंग करे फिर भी उनको लड़का ही चाहिए। याद रखिए बच्चों, लड़कियों का जो लगाव होता है वो पेरेंट्स के साथ मेरे अंदाज से ज्यादा होता है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग पॉलिटिक्स में महिलाओं की प्रतिनिधित्व के बारे में देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि महिला और पुरुष समाज की 2 गाड़ियां, दोनों को इक्वल और बराबर होना चाहिए, लेकिन है क्या इक्वलिटी? अगर आप पॉलिटिक्स में जाइएगा तो पॉलिटिक्स में महिलाओं की इक्वलिटी एकदम नहीं है। महिलाओं की संख्या काफी कम है बच्चों, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। महिलाओं ने आंदोलन इसलिए शुरू किया, देखिए महिला को क्या जरूरत है आंदोलन करने का? अगर उनको रेस्पेक्ट दिया जाता, समाज में उनको समान वैल्यू दिया जाता, महत्व दिया जाता, तो महिला आंदोलन करती क्यों? तो महिलाओं ने आंदोलन इसलिए शुरू किया बच्चों, क्योंकि समाज में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उनको बेहतर तरीके से समाज में वैल्यू नहीं दिया जाता था, उनको हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की पाबंदियां होती थी, घर से बाहर निकलने में पाबंदियां होती थी। इसलिए महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया, और महिला आंदोलन का मेन लक्ष्य रह गया बच्चों सत्ता में भागीदारी प्राप्त करना, क्योंकि ये जानती थी अगर जब तक पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे तब तक महिलाओं की स्थिति सुधार नहीं होगा। इसीलिए महिलाओं ने क्या शुरू कर दिया? महिलाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया जिसका मेन लक्ष्य रहा सत्ता प्राप्त करना। ठीक है बच्चों, तो महिलाओं द्वारा इतने प्रयास और आंदोलन किए जाने लगे, किए जाने के बाद भी देखिए महिलाओं का मेन लक्ष्य है सत्ता प्राप्त करना, और महिला इतने आंदोलन कर रही है, इतने प्रयास कर रही है, फिर भी समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। आज इतना में आंदोलन करने के बाद भी समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इस चीज को बेहतर तरीके से समझते हैं बच्चों। देखिए, अगर हम लोग भारत का बात करें तो भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या आज 74। देखिए, आपकी किताब जो कि पुराना किताब है, उस किताब में आपको मिल जाएगा कि भारत में जो लोकसभा है, लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59 है, जो अभी पढ़ी है आपकी किताब में 59 लिखा हुआ है। ये नया आंकड़ा, मैंने आपको नया आंकड़ा दिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर 11% लिखा हुआ है आपने किताब में, लेकिन ये 13.6% बढ़ा है अभी बच्चों। तो भारत के लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। वर्तमान में 74 महिला प्रतिनिधि भारत के लोकसभा में है बच्चों, जो कि लगभग 13.6% है। भैया समान है तो 50% होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब आज भी कहीं ना कहीं काफी कम है, काफी कम। 50% कोई भी देश में अभी भी नहीं मिला है बच्चों, बहुत रेयर है।
किसी भी देश में आज भी 50% महिलाओं को जो है आरक्षण या महिलाओं को सीटें नहीं मिली है। आधी महिला कई प्रतिनिधि आज किसी भी देश में नहीं है, न लोकसभा में है न ही राज्यसभा में है बच्चों। इंग्लैंड में, जो कि आज के देश में यूरोपीय कंट्री में डेवलप कंट्री कहलाता है, वहां भी 19.3% महिला प्रतिनिधि। देखिए मैं ये किताब का आंकड़ा लिखा हूँ बच्चों, ये किताब जो चेंज हुआ है, चेंज होकर कितना हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिलहाल मैंने किताब का लिखा है 19.3% महिला प्रतिनिधि आज भी इंग्लैंड में ये चेंज हो गया बच्चों, ये आगे बढ़ा है, मैं आपको बताऊंगा। जो जब किताब छपा था उस समय का बता रहा हूँ मैं, किताब का अनुसार यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अमेरिका में कितनी महिला प्रतिनिधि है बच्चों? 16.3%। इटली में 16.1%, आयरलैंड में 16.2% और फ्रांस जैसे विकसित देश में 13.9% है बच्चों, मात्र 13.9%। ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। महिला जब 50% है बच्चों, तो महिलाओं को पॉलिटिक्स में जगह भी 50% मिलना चाहिए। क्या कोई भी डाटा यहाँ पे 50% दिखा रहा है? तो नहीं दिखा रहा बच्चों। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि महिलाओं की स्थिति इतने आंदोलन करने के बाद भी ठीक नहीं है। ज्यादातर महिलाएं बच्चों वही है विदेश में, अमेरिका बोलिए, इंग्लैंड बोलिए, फ्रांस बोलिए, रूस बोलिए, कहीं बोलिए, ज्यादातर महिलाएं वही है जिनका पारिवारिक रिकॉर्ड भी राजनीति का ही रहा हो, या उनके पिता राजनीति में रहे हो या पति राजनीति में रहे हो। अगर हम लोग बात करें इंदिरा गांधी जैसे दिग्गज नेता, तो उनके पिता नेहरू जी वो किस में थे बच्चों? तो वो पॉलिटिक्स में थे, पीएम थे, ठीक है। तो पारिवारिक रिकॉर्ड के लिए ज्यादातर महिलाएं पारिवारिक रिकॉर्ड के बल पर आज के डेट में पॉलिटिक्स में आई है। अपने बल पर बहुत कम ही महिलाएं आ पाई है बच्चों। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब अगर हम लोग देखिए, मैंने बोला था ना कि मैं आपको कुछ परसेंट आंकड़े बता रहा हूं। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो इंग्लैंड में दो, जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, ये लोकसभा ये राज्यसभा है, तो इंग्लैंड में लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, जहां पर 263 महिला प्रतिनिधि है, जो कि 40% है। तो इंग्लैंड में बढ़ा है बच्चों, भारत के निस्बत इंग्लैंड में काफी बढ़ा है, ठीक है। और राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, जहां 238 यानी 30% महिला प्रतिनिधि है। अमेरिका में 125 महिला प्रतिनिधि है प्रतिनिधि सभा में, यानी लोकसभा में, और राज्यसभा में 100 महिला प्रतिनिधि है, जो कि 26% है। तो महिलाओं को का स्थान आज भी देखिए डेवलप हो रहा है, लेकिन आपको कहीं भी 50% नहीं दिख रहा है। जबकि महिला तभी सुरक्षित मानी जाएगी जब पॉलिटिक्स में उनको 50% जगह मिलेगा बच्चों। इटली में भी महिला की प्रतिनिधि 1/3 है, 1/3, लगभग 30 से 40 के बीच है बच्चों। यहाँ पर भी आपको महिला प्रतिनिधियों की संख्या 50% से कम है, जिसमें पहला सदन का नाम है चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, जहाँ 131 महिला प्रतिनिधि है, जो कि टोटल का 33% है। सीनेट में 206 है, जो टोटल का करीबन 40% के आसपास है। तो ये क्या आंकड़ा बताता है? ये सारा आंकड़ा बताता है कि महिलाओं ने आंदोलन तो किया, लेकिन उनको उतना जगह नहीं मिल पाया जितना कि मिलना चाहिए। और भारत की बात तो ये बहुत खराब है। भारत में हर देश में बढ़ा, देख लीजिए, मैंने बताया ना ये पुराना आंकड़ा है, हर देश में नया आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन इंडिया में 11% से बढ़कर 13.6% ही हुआ है, जो कि 74 महिला प्रतिनिधि थी, अभी प्रेजेंट में है। पहले कितनी थी बच्चों? 59 थी। तो देखिए इन सब देशों में देखिए लगभग 30 से 40% पहुंच रहे हैं, लेकिन इंडिया आज 11 से मात्र 13.6% पर है, यानी बहुत ही खराब स्थिति है बच्चों। तो इस तरह हम लोगों ने धर्म, सांप्रदायिकता, लैंगिक भेदभाव, ये सारी चीजों को क्लियर कर लिया बच्चों। और आज हमारा ये चैप्टर जो है वह समाप्त हो गया बच्चों। ये चैप्टर मेरा द एंड हो गया। इस पर अब मैं ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो लेकर आऊंगा बच्चों। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिए बच्चों, ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। Yeah.